लास्ट क्लासेस में हमने विश्व में संवैधानिक इतिहास और विकास की बात की थी, है ना। कार्यपालिका विधायिका के तत्वों को देखा था, चीजें क्या क्या हैं। आज हमको आगे जो डिस्कस करना है वो है भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास कैसा रहा, कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। भारतीय संविधान जो आपको वर्तमान देखने को मिलता है उसका मूल कहाँ पर है, इन सब बातों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक है। अब देखो, किसी भी देश में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी होती है, बहुत वर्षों बाद। अगर आप किसी देश का संविधान देखते हैं तो लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, वर्षों तक प्रक्रिया चलती रहती है। कभी कुछ चीजें चेंज होगी, कभी कुछ चेंज होगी, तब जाकर वो एक स्टेबल स्थिति में पहुंचता है। और एक जो आदर्श संविधान होता है किसी भी देश का, है ना, उसमें उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक सभी परिस्थितियों का क्या रखा जाता है, ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं, है ना, प्राचीन काल में तो वहां पर वेद हैं, है ना, पुराण हैं, उपनिषद हैं, है ना, वेदांग हैं। तो इन सभी चीजों में हमारे यहाँ नीतियों, कानूनों, रीतियों इत्यादि का वर्णन हमको देखने को मिलता है भारत की अगर बात करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि मनुस्मृति, मनुस्मृति जिसे क्या कहा जाता है, हिंदुओं की कानूनी किताब, है ना, हिंदू धर्म की कानूनी किताब की संज्ञा दी जाती है किसको, मनुस्मृति को, ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का रहा है, हाँ, ये भी प्राचीन काल में हमको देखने को मिलता है। नीतियों के बारे में कि सर गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, राज्य को किस तरह से काम करना चाहिए, प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, इन सब चीजों पर ये क्या करता है, फोकस करता है या बातें करता है अर्थशास्त्र। फिर अगर हम आधुनिक काल की अगर बात करें, है ना, आधुनिक काल में तो आधुनिक काल में देखो वर्तमान में जो संविधान निर्माण प्रक्रिया है ना, वो स्टार्ट होती है 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी, क्यों 16वीं शताब्दी, है ना, तो अंग्रेजों का आगमन इसी समय प्रारंभ हुआ भारत में। 16वीं शताब्दी में वो कहां पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं। अब भारत में जो संविधान निर्माण की क्रिया है इसको हम ना दो भाग में बांटते हैं। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक शासन किया तब तक, आज जब सत्ता की बागडोर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, है ना, ब्रिटिश क्राउन या संसद, है ना, उसके अधीन। तो इन इस दो पार्ट में हम इसको देखेंगे, जहां पर 1773 में पहला आपको रेगुलेटिंग एक्ट दिखता है ना, जो चलता है 1853 तक। 1853 का जो चार्टर एक्ट रहता है वहां तक ही चलते रहता है। उसके बाद 1858 में चूंकि अब ब्रिटिश क्राउन के अभी चार्टर क्या होता है और अधिनियम क्या होंगे, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, इस पर मैं डिटेल चर्चा आगे करूंगा। तो भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में, जो 1947 भारत की स्वतंत्रता तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो जो अधिनियम वो लेके आते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में बांट के देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है
वहां से चीजें चालू होती हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। फिर उसके बाद ये सभी एक चार्टर ही होते हैं, याद रखिएगा, सभी एक चार्टर हैं। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 में जो आपको देखने को मिलता है। फिर है आपका चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट आपको कब देखने को मिलते हैं, तो 1793। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर। फिर 1833 का चार्टर, क्योंकि 20-20 वर्ष जो है कंपनी का शासन हर बार बढ़ाया जाता है ना। फिर 1853 का चार्टर एक्ट, सभी में आप देखेंगे लगभग सभी में ही 20 वर्ष का गैप आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद है दूसरे पार्ट में भारत शासन अधिनियम, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858। फिर भारत परिषद अधिनियम आता है, क्योंकि सत्ता की बागडोर जो है, यानी भारत का जो शासन है वो एक परिषद चलाने लगता है, जिसे भारत परिषद कहते हैं, है ना। तो भारत परिषद अधिनियम कौन सा होता है, 1861 होता है। इसके अलावा 1892 होता है। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम या शासन अधिनियम, है ना, 1919 और 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। फिर आपको अगस्त प्रस्ताव देखने को मिलता है, ठीक है, क्या अगस्त प्रस्ताव, ठीक, कब, 1940 में, 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है, 1942 में आता है वो क्रिप्स मिशन। फिर लास्ट हम जो देखते हैं वो है कैबिनेट मिशन। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। भारत की स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उस पर जाकर यह खत्म होता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट है, दो हिस्से हैं भारत में आधुनिक समय में, है ना। समय भारत के आधुनिक काल में, क्या भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास के, ठीक। चलिए अब इस पर ना एक एक करके डिटेल हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, है ना। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो मैं बता रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट कि भैया जो एक्ट है उसमें चीजें क्या है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है कि यहाँ तक तो ठीक है कि एक्ट में चीजें क्या है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि भाई फला एक्ट के समय वायसराय कौन था, है ना, वो सब चीजें पूछता है वो, ठीक है, उसका रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा उस एक्ट को लाने का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा 1935 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम से क्वेश्चन यह भी पूछता है कि खासकर 1935 के अधिनियम से कि फला चीज जो चीज है भारतीय संविधान में वो किस अधिनियम से ली गई है। तो 1935 से बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, है ना। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड पे चलना चाहूंगा, ठीक है। देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी डेटेड, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है कि यूरोप में एक दौड़ मची हुई है, क्या, उपनिवेश स्थापित करने की विश्व में। सभी देश जिसकी शुरुआत ब्राजील, स्पेन और पुर्तगाल ने की थी, अलग अलग जगहों पर जाकर क्या उपनिवेश स्थापित करना, वहां के रिसोर्सेस को लेके आना। उसके लिए उन्होंने समुद्री लुटेरों, है ना, समुद्री जहाजी जो मेड चलाते थे उनकी सहायता ली इन्होंने, ठीक है। तो इसी क्रम में जब यूरोप में आपकी यूरोप में जिस समय, है ना, थोड़ा सा विकास हुआ, है ना, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई, है ना, उसके आसपास
जब यानी अब परिवर्तन हो रहा था उस समय इन्होंने भी ट्राई किया। जब पुर्तगाल कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं, तो ब्रिटेन भी आगे बढ़ना चाहता था। तो यहां पर एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ वन, है ना, एलिजाबेथ जो वन है ना, ये शासिका थी उस समय। किसकी? ब्रिटेन की शासिका थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, एक कंपनी बनती है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी, किस लिए बनती है? पूर्व में व्यापार को लेकर, है ना। कहा? पूर्व में व्यापार करने। ठीक है, पूर्व कहने का मतलब एशिया कंट्रीज में व्यापार करने के लिए क्या बनती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। रीजन क्या रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का? जो बैकग्राउंड है उस पर मैं पहले बात कर रहा हूं। होता क्या है कि चूंकि मुसलमानों का कब्जा है, अब ऑटोमन साम्राज्य, वहां पर जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका कब्जा हो जाता है ना। और जो एक्चुअल में मसाले जाते थे यूरोप की ओर, भारत से एक्सपोर्ट होते थे। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि भैया भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत तो एग्जिस्ट करता था, लोग भारत के बारे में जानते भी थे। भारत के नए व्यापारिक मार्ग की खोज होती है। अभी तक जो व्यापार होता था, है ना, व्यापार जो होता था वो जो देखो, ये एशिया अगर है, यहाँ पर इंडिया है ना। ये देखो ये आपको अफ्रीका कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी तक जो यूरोप वगैरह में व्यापार होता था, ठीक है, यूरोप में जो व्यापार होता था, है ना, वो कहाँ से हुआ करता था? यहाँ से इस चैनल के माध्यम से हुआ करता था, या तो इस चैनल के माध्यम से हुआ करता था, या तो इस चैनल इधर से चलता था। लेकिन इस जगह पर किसका कब्जा हो गया? यूरोपियंस का, मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब उस समय यूरोप और क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम चलता था, दोनों के मध्य बनता नहीं था। दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब चूंकि इस क्षेत्र में उनका कब्जा हो गया है, तो जो व्यापार है, जहां से इटली कंट्रोल करता था और यूरोपीय देशों में क्या करता था? मसालों का एक्सपोर्ट करता था। अब चूंकि ये आ गए और इन्होंने मसालों के दाम में इतनी वृद्धि कर दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेने लग गए। यूरोपियंस अगर आपको माल लेना है तो भैया ये दाम देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने किया। अब ऐसा इन्होंने किया तो यूरोपियंस तिलमिला गए। एक तो सुपरमेसी की लड़ाई है ना, धार्मिक लड़ाई है, ऊपर से व्यापारिक लड़ाई में जो तब्दील हो गई है ना। इनको जो है मसाले जो कम रेट में मिलने थे वो ज्यादा रेट में मिलने लग गया। तो इससे तिलमिलाहट हुई और वो चाहते थे कि भारत पहुंचने के लिए ना कोई दूसरा मार्ग खोजा जाए। ठीक है, क्या? भारत के लिए कोई दूसरा मार्ग खोजा जाए। ठीक है, तो फिर इन्होंने सभी ने एक्सपीडिशन चालू किया ईस्ट में व्यापार को लेकर। ठीक है, तो इसी के तहत पुर्तगालियों ने जब इस नए व्यापारिक मार्ग की खोज की, आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, है ना, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जब यहाँ से निकला, यूरोप से निकला, यहाँ पर इंग्लैंड है, ये पुर्तगाल से निकलता है वास्को डिगामा, और उसने एक नवीन मार्ग की खोज की। किसने? वास्को डिगामा ने। जो कैसे होके चलता था? वो जो यहाँ पर इस अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, है ना, यहां तक, ये इसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसी केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज की और यहां से ये होते हुए,
है ना, ये एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद, उसके सहारे कौन आपका वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। देखो इसीलिए मैं, हम भले ही अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, तो पैटर्न यही होना चाहिए कि जियोग्राफी देन हिस्ट्री देन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री अगर अच्छे से पहले ज्योग्राफी जानो, ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल लोकेशंस जानो, स्थिति जानो, वहां की भौगोलिक कंडीशन जानो, भौगोलिक इतिहास आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, वहां से जब आगे बढ़ते हैं तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आना चालू हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज होती है ना, और यहाँ से ये वास्को डी गामा जो है ये कालीकट पहुंचता है केरल में, ठीक है। वहां उसको उसका स्वागत कौन करता है, जमोरिन वहां का शासक होता है ना, वो उसका स्वागत करता है, और वहां से वो मसाले वसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचता है। पुर्तगाल पहुंचता है तो मसालों को 10 गुने दाम में बेचता है जितने में उसने प्राप्त किया था, ठीक है। इससे इंग्लैंड को भी चिढ़ होती है कि भाई इतना सस्ता लेकर उसने इतना महंगा बेचा है ना। तो इंग्लैंड भी इस रेस में कूदता है। अब आपको पता ही है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में, 1498 में, मई 14 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। अब इस नवीन मार्ग की खोज हो गई भारत पहुंचने के लिए। इससे पहले जो रूट हुआ करता था, है ना, वो रूट कौन सा हुआ करता था आपका, वापस से यूरोप के और आपके इस मैप को एक बार वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो प्राचीन जो मार्ग था वो या तो इस जो सुनहरा मार्ग है ना, उससे होकर चलता था, या तो फिर यहाँ से होकर चलता था ये। लेकिन यह नवीन मार्ग की खोज किसने कर ली, यूरोपियंस ने यहाँ से कर ली है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई, तो इस व्यापारिक मार्ग का प्रयोग अंग्रेजों ने प्रारंभ किया, है ना। जब जब चीजें पता चली कि भाई मसाला बहुत है भारत तरफ, है ना, अब इसको लेके आना है, तो नवीन मार्ग खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया है ना, ठीक है, क्लियर। तो जो मसाले की लड़ाई है ना, इसमें मसाले की लड़ाई जो है ना, कहा, यूरोप और अरब कंट्रीज के बीच, है ना। तो वो यहाँ पर, ठीक है, एकाधिकार हो गया था किसका, अरब, है ना, ठीक है। तो वहां पर ऑटोमन साम्राज्य का वहां पर कब्जा हो गया था, ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य का जहां से कब्जा हो गया था, तो अब इनको नया मार्ग चाहिए था, इस मार्ग यहाँ पर तो कब्जा हो गया है, ठीक है। अब इनको नया मार्ग चाहिए था, नया मार्ग खोजा गया। इसके बाद पुर्तगाली पहले पहुंचे, उसके बाद इस मार्ग की जब खोज हो गई, तो फिर इसके बाद अन्य देश भी आने लगे। तो उसका एक क्रम है, PDADF होता है, पुर्तगाली, है ना, डच, है ना, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, है ना, फिर फ्रांसीसी आए सबसे लास्ट, ऐसे करके ये क्रम चलता है। तो ऑटोमन साम्राज्य चूंकि यहाँ पर कब्जा करके बैठा है, मसाला मार्ग पर, लाल सागर पर, है ना, मिस्र पर, है ना, तो अब ये घूम कर आना चालू हुई,
अब देखो, अब ईस्ट इंडिया, अब हम वापस से वही चीजों पर आते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने, है ना, एक जो कंपनी फॉर्म हुई थी, कौन सी, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ठीक है, उसको एक चार्टर प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को एक क्या दिया गया, चार्टर दिया गया। क्या चार्टर दिया गया, पूर्व में व्यापार को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, 1600 ईस्वी का राजलेख। क्या कहते हैं, राजलेख। अब देखो, चार्टर माने राजलेख ही होता है, शाही आज्ञा पत्र जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, आप चार्टर कहते हैं। जब भी कंपनी को, जब को भी चीजें प्रदान करनी हो, अधिकार प्रदान करना हो, है ना, तो वहां से ब्रिटिश जो क्राउन है उसके यहाँ से, या ब्रिटिश संसद से हमेशा क्या जारी होगा, एक आज्ञा पत्र जारी होगा। ठीक है, एक राजलेख जारी होगा, जिसे हम क्या बार बार चार्टर शब्द से यहाँ पर इंगित करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड मेयर जो है उसकी अध्यक्षता में, है ना, पूर्वी देशों को व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की जाती है, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहीं पर निर्मित कर दिया जाता है कि भाई इतने लोग होंगे कंपनी। अब पता ही, कंपनी बनती है तो क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक होता है जो कंपनी का संचालन करता है। ठीक है, तो कंपनी बन गई, करीब 217 भागीदार थे, 30,133 पाउंड की पूंजी के साथ 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, जब इन लोग आए तो 15 वर्ष के लिए क्या प्रदान किया गया, इनको एक चार्टर प्रदान कर दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई कि भाई कैसे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने भारत के नवीन मार्ग की खोज की, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड यही था कि भाई मसाला मार्ग पर किसका कब्जा हो गया था, ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पर कब्जा हो गया है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य कब्जा हो गया, अब इसलिए नवीन मार्ग की आवश्यकता हुई, है ना, मसाला महंगा मिल रहा था उनको, यूरोपियंस को। तो अब नवीन मार्ग खोज हुई है, नवीन मार्ग का प्रयोग किया यूरोपियंस ने। इसी क्रम में इंग्लैंड भी पहुंचता है। तीसरे क्रम में भारत, जहां एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 में एक राजलेख जारी किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो क्या करेगा, पूर्व में व्यापार करेगा। ठीक है, अब देखो, ये ना स्लोली 1612 से लेकर, जब यहाँ आते हैं तो 1612 से लेकर 1757 तक, जब इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, है ना, सूरत में, तो 1612 से लेकर 1757 तक ये चलते रहे, गतिविधि क्या करते रहे, विस्तार करते रहे, धीरे 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 इन्होंने कुछ कुछ एक्शंस लिए, है ना। कई जगह इन्होंने, जो सेना चूंकि इनके पास थी, आधुनिकीकरण था, तो ये राजाओं को सपोर्ट भी करते थे, है ना, व्यापार के बहाने ये शासन की ओर जाना चालू कर चुके थे। ठीक है, अब देखो, जो फाइनल स्टेटमेंट जो मिलता है इनके शासन करने का, वो मिलता है 1757 के प्लासी के युद्ध से। ठीक है, क्लियर, क्या, 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 यानी अब डेट भी पूछ सकता है, याद रखना, तो 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध का फाइनल डे था, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। सर 53 है कि 57 है? 57, सॉरी, ये जी। करेक्ट करिए इसको, है ना, 23 जून 1757, है ना, प्लासी का युद्ध। इसके मध्य रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से, है ना, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की ओर से वर्सेस बंगाल नवाब, बंगाल शासक सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार होती है। इस युद्ध ने, है ना, अब क्या, ब्रिटिशर्स को, है ना, सिराजुद्दौला, देखो सिराजुद्दौला जो है वो फ्री ट्रेड को नहीं मानता है ना। ठीक इस समय याद रखना 7 ईयर्स वॉर चल रहा था, 7 ईयर्स या सप्तवर्षीय
संघर्ष चल रहा था इस समय, सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। सप्तवर्षीय युद्ध इनके किसके मध्य? अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य 1756 से लेकर 1763 तक ये चला है ना, इसी बीच याद रखना। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला की यहाँ पर लड़ाई, रीजन क्या है, कारण क्या था? तो यहाँ पर जो आपका जो बादशाह थे, भारत के बादशाह, मुगलों का जो शासन था भारत में, तो अंग्रेजों को इन्होंने क्या दिया था? पास सिस्टम चलता था उस समय व्यापार करने के लिए, है ना, पोर्ट्स का यूज करने के लिए। तो उन्होंने पास का जो है मिस यूज किया। सिराजुद्दौला ने ये पास रद्द कर दिया, ठीक है। और इसी समय एक घटना होती है काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना होती है ना, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बनाकर कहाँ ठूस दिया जाता है? एक छोटे से कमरे में ठूस दिया जाता है, और वहां पर बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से अंग्रेज कुंठित हो जाते हैं और उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई आरंभ कर दी। सिराजुद्दौला की हार होती है ना इस युद्ध में। हम ज्यादा इसके बैकग्राउंड पर नहीं जाएंगे। सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार होती है और बंगाल का जो कंट्रोल है अब किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। पास सिस्टम उनको फ्री हो गया, है ना। इसके अलावा बंगाल किसके कंट्रोल में आ गया है? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया है। अब वो कठपुतली सरकार बनाएंगे, जिसको चाहे वो उसको वहां पर शासक वो यहाँ से बनाना चालू करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो फाइनल लड़ाई जो हुई, फाइनली अंग्रेजों ने अपने मंसूबे जो दिखाए वो है 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है बेटा, है ना। क्या बक्सर का युद्ध? बक्सर कहाँ है? तो बिहार में है ना। तो बक्सर का युद्ध जो होता है ना, इस बक्सर के युद्ध में एक और था हेक्टर मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो, है ना, वर्सेस कौन था? एक तो भाई बंगाल नवाब तो हो गई, तो बंगाल नवाब जिसको इन्होंने बनाया हुआ था, बंगाल का नवाब बनाया हुआ था, किसको बनाया हुआ था? मीर कासिम को, है ना। किसको? मीर कासिम को, ठीक है। तो मीर कासिम को इन्होंने बंगाल का क्या बनाया हुआ था? नवाब बनाया हुआ था। उसने विद्रोह कर दिया। अब रीजन वही था, बहुत सारा टैक्स लादा गया, बहुत सारे पैसे वसूले गए, जो मीर कासिम जो है वो देना नहीं चाहता था, है ना, वो तंग आ चुका था। तो मीर कासिम ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। इसमें उसका साथ दिया अवध नवाब कौन? सुजाउद्दौला, ठीक है, जिसे शाह सूजा भी कहते हैं। तो शाह सूजा या सुजाउद्दौला ने इसमें इसका साथ दिया। इसके अलावा भारत का जो बादशाह था, यानी मुगल शासक, है ना, वो था उस समय शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था उसकी ओर से लड़ा था मिर्जा, सेनापति था इसका, वो खुद नहीं लड़ने गया था। सेनापति मिर्जा नजफ खां, मिर्जा नजफ, है ना। तो मिर्जा नजफ खां जो है वो बादशाह की ओर से लड़ा। अब ये भीषण युद्ध हुआ बक्सर का। 22 अक्टूबर को रिजल्ट आता है, फाइनल डे इसी दिन होता है। और किसकी हार होती है? इन त्रिगुट जो था, बंगाल नवाब, अवध नवाब और बादशाह भारत के, उसके मध्य ये लड़ाई में क्या होता है? फाइनल रिजल्ट आता है और इनकी हार होती है, ठीक है। हार के परिणाम हमको पता ही है। इस युद्ध ने, बक्सर के युद्ध का रिजल्ट जो रहता है, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट जो होता है वो रहता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इसका जो दीवानी, है ना, दीवानी जो अधिकार है, राजस्व अधिकार है,
है ना, वो किसके पास चला गया है अब? अंग्रेजों के पास चला गया। यानी यहाँ पर अंग्रेज क्या करेंगे, भले यहाँ पर पिट्ठू शासन होगा, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो आपका वहां पर टैक्स वसूलने का जो अधिकार है, वहां पर दीवानी अधिकार है ना, वो किसके पास आ गया? अब अंग्रेजों के पास आ गया। वो एक्चुअल में अब क्या हो गया? जमींदार तरह की तरह से हो गए, है ना। ये एक्चुअल में अब मालिक हो गए टैक्स वसूलने के। अब टैक्स कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे, है ना, जमींदारों की सहायता से वसूलेंगे। लेकिन दीवानी अधिकार अब किसके पास आ गए? इनके पास आ गया। अभी डायरेक्ट अभी शासन नहीं कर रहे हैं अभी भी, लेकिन इनके पास क्या आ गया? दीवानी अधिकार आ गया। शाह आलम जो द्वितीय था, बादशाह, है ना, ठीक है, इसको पेंशन पर डाल दिया गया, है ना, क्लियर। और चूंकि इन्होंने माफी मांग ली तो पेंशन पर डाल दिएगा। जो अवध नवाब शुजाउद्दौला था, वो भी उसने उसका भी राजपाट वहां से छीन लिया गया, ठीक है, अवध नवाब को, अवध नवाब का। अब बादशाह शाह आलम को जो पैसा मिलने लगा पेंशन, वो अवध से वसूल होकर मिलने लगा। तो ये चीजें हुई, बक्सर का युद्ध हुआ। रिजल्ट यही रहा कि अब अंग्रेज फाइनली, अब ये बक्सर के युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब किसका शासन होगा? अंग्रेजों का शासन होगा, ठीक है, ये यहां से स्पष्ट हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद अब देखो, अब भारत में, है ना, ठीक है, भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया है। इनका कार्य अब केवल व्यापार करना नहीं रह गया। बक्सर के युद्ध के पश्चात, है ना, जब इनको दीवानी राजस्व, है ना, या दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त हुए, तो इनका कार्य व्यापार के अलावा राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करना हो गया। सत्ता स्थापित करने की ओर उन्मुख हुए इन लोग, है ना। क्या किस ओर उन्मुख हो गए? सत्ता स्थापित करने की ओर उन्मुख हो गए, ठीक है। कौन? यहाँ पर अंग्रेज, ठीक है। अब इसी क्रम में इनको सबसे पहला जो चार्टर प्राप्त होता है 1726, 1726 का राजलेख इनको प्राप्त होता है। 1726 में इनको फिर से चार्टर दिया जाता है, आज्ञा पत्र आता है ना, ठीक है। 1600 मिला था पहला, उसके 1726 में फिर से मिलता है। इसमें क्या होता है 1726 के राजलेख में, इसमें चीजें क्या होती हैं? तो इसमें चीजें हैं, देखो क्या है। जो इस समय तक देखो कलकत्ता, बंबई, है ना, और मुंबई नहीं, बंबई लिखो, तो कलकत्ता, बंबई, अब मद्रास, यहां पर इनकी क्या थी? फैक्ट्रियां थी, और इन्होंने किलेबंदी कर ली थी। और किलेबंदी जब इन्होंने यहाँ पर कर ली थी, तो किलेबंदी करने के बाद यहाँ पर इनके गवर्नर थे अलग अलग जगह, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में इनकी फैक्ट्रियां थी, इन्होंने किलेबंदी कर ली थी वहां पर। तो यहाँ तीनों जगह के जो क्या थे? गवर्नर थे, है ना। और गवर्नर की सहायता के लिए क्या होता था? परिषद हुआ करता था, ठीक है, समझ में आया? इसको ना अभी तक, अब देखो, अभी तक जो आपका जितना भी नियम कानून विधि है, वो बन के आ रहा है इंग्लैंड से, ठीक है। जो भारत में विधि कैसे शासन करेंगे या कुछ भी होगा, नियम कानून जो होगा, वो बन के आ रहा है कहां से? इंग्लैंड से। लेकिन इस अधिनियम ने 1726 के राजलेख ने इस गवर्नर जो थे कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के, है ना, प्रेसिडेंसी के, इनको पावर दे दी। इनको क्या मिल गई? शक्ति मिल गई। क्या शक्ति मिल गई? विधि बनाने की शक्ति मिल गई, विधि बनाने की शक्ति मिल गई इनको। पूर्व में शक्ति कहां पर थी? मैंने आपको बताया था कि 1600 में, सन 1600 में क्या था? एक निदेशक मंडल हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। कहा? इंग्लैंड में हुआ करता था वो, ठीक है। उनके पास थी वो शक्ति, है ना, पूर्व में। लेकिन इस एक्ट के बाद जो शक्ति है, वो कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उनकी परिषद को दे दी गई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि बताइए किस एक्ट से, किस राजलेख से, है ना,
कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसके परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, तो 1726 के राजलेख से। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? चलिए, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट, अब देखो, कंपनी को यहां पर विधि बनाने की शक्ति मिल गई है ना। कंपनी को पहले व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी नहीं प्राप्त थे, तो राजनीतिक अधिकार अब प्राप्त हो गए, है ना। लेकिन हुआ क्या है ना, कि कंपनी में ना भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। अब भैया, एक तो देश से दूर है, किसी कोई कंट्रोल तो है नहीं, फुल बदमाशी चल रहा है, जो लूटे खसोटे अपने पास रख लिया अधिकारियों ने, है ना। पास जारी करते थे, पास सिस्टम इनके पास था, तो पास की बदमाशी करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी बदमाशियां करने लगे, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। कहा? कंपनी में। तो कंपनी में क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो कंपनी में भ्रष्टाचार जब बढ़ गया, है ना, धांधली बढ़ गई, अनियमितता बढ़ गई, तो इसके बाद एक ना सीक्रेट इन्होंने क्या बनाया था, ब्रिटिश संसद ने क्या बनाया था, एक सीक्रेट कमिटी बनाया हुआ था। इस इस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, याद रखना। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ, सॉरी, पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। क्या थे? प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। इन्होंने ना एक गुप्त समिति बनाई थी। गुप्त समिति ने रिपोर्ट दी कि भाई क्या है, कंपनी में ना बहुत सारे दोष व्याप्त हैं और इन दोषों को समाप्त किया जाना चाहिए, है ना। इस समय तक कंपनी के दोनों जगह से चल रहा है, इंग्लैंड से भी चल रहा है, भारत से भी चल रहा है ना। तो ये जो गुप्त समिति है, इसने कहा कि भाई क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए और कंपनी के शासन में सुधार होना चाहिए। तो कंपनी के शासन में सुधार होना चाहिए, ये सजेशन दिया किसने? इस गुप्त समिति ने। संसदीय जो समिति बनी थी वहां पर लॉर्ड नॉर्थ गवर्नमेंट के टाइम। अब इसके सुझाव पर, किसके सुझाव पर? इस समिति के सुझाव पर कंपनी पर नियंत्रण हेतु, है ना, सुधार होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए। तो कंपनी पर नियंत्रण करने हेतु एक एक्ट लाया जाता है, जिसे आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट माने क्या होता है? नियंत्रण। ये एक्ट आता है 1773 में। ठीक है, बैकग्राउंड पता चला कि क्यों आया, रीजन क्या था? कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, वित्तीय स्थिति, बल्कि यहां तक था कि ये लोन मांगने लग गए थे। बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, स्थिति खराब है बोलकर, है ना, ब्रिटिश सरकार से ऋण मांग रही थी, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच पड़ताल तो कर ही ली थी गुप्त समिति के माध्यम से, है ना। तो जब इन्होंने लोन की मांग की ना, तो सरकार को ना मौका मिल गया कि चलो ठीक है, तुमको लोन देते हैं, है ना। इसके साथ ही क्या करते हैं, एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो पीएम लॉर्ड नॉर्थ रहते हैं। गुप्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कंपनी की बुराइयों को दूर करने के रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है ना, कंपनी पर, किस पर? कंपनी पर किसके नियंत्रण की? सरकार के नियंत्रण की स्थापना होती है। ठीक है, कंपनी पर सरकार के नियंत्रण की शुरुआत होती है इसी के बाद। अब देखो, अब हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे कि इस एक्ट में क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का है। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का है। और इस समय जो आपका यहां पर भारत में जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था जो, है ना, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखो इसमें प्रमुख बातें क्या थी। ठीक है, किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट की।
तो पहली बात तो यही है ना, पहली बात तो यही है, कंपनी पर, है ना, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की स्थापना। एकदम प्रिसाइज नोट्स मेकिंग करना है, डिटेल में कर ही रहा हूं आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चीजें क्या क्या है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो पहली बात तो यही है कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत होती है। अब देखो, अब चूंकि भारत में शासन इतना फैल गया है इनका इनका आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अब देखो 3 प्रेसिडेंसियां थी यहाँ पर, है ना। कौन कौन सी? बंगाल, बंबई यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसियां आपको देखने को मिल रही हैं। ये ब्रिटिश भारत है। तो यहाँ आपको कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर मद्रास है ना, ये मद्रास है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बंबई प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं। अब किया क्या गया, है ना, भारतीय क्षेत्रों, पूरा भारतीय क्षेत्र जहां पर है ना, अब चूंकि बंगाल के अलावा बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार भी इनको प्राप्त है, ठीक है। तो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, है ना, शासित क्षेत्रों को, है ना, एकत्रीकरण के लिए, है ना, एक सूत्र में बांधने के लिए, है ना, जो बंगाल का गवर्नर था, है ना, कौन सा? आपका बंगाल गवर्नर जो था, उसे क्या बना दिया गया, है ना, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक हास्य विनोद के तौर पर मैं बोलता हूं कि बंगाल का जो जी था वो जीजा हो गया बोलता हूं, तो है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के जी को जीजा बना दिया, है ना। ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जो अब क्या कहा जाने लग गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। और इसके अंतर्गत, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, है ना, वो गवर्नर जनरल बन गया। और इसके अंतर्गत जो आपकी बंबई, है ना, और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसको इसके अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अभी पूरे भारत में शासन नहीं फैला है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी शासन आ गया लगभग इनका। तो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया, है ना। और इसके अलावा इसके अंदर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसिया, है ना, इसके अधीन कर दी गई, है ना। किसके अधीन कर दी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। ठीक है, क्लियर। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, है ना, इसकी क्या सहायता के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए क्या कर दिया गया? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित कर दी, यानी 4 लोग होंगे इसके हेल्प करने के लिए। ठीक है, क्या 4 लोग हेल्प करेंगे इसका, यानी अब प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। मैंने बोला ना कि शासित क्षेत्रों के एकत्रीकरण या केंद्रीकरण के लिए, ना, केंद्र के शासन व्यवस्था देने के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अंदर कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे विवाद होते थे, है ना। उन विवादों को हल करने के लिए क्या किया गया? कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय की स्थापना की गई। एक रहने को केंद्रीकृत न्यायालय था, लेकिन हाई कोर्ट ही कहला रहा है ये। तो 1774 में
एक प्रावधान, इसमें प्रावधान था कि कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो स्थापित होता है 1774 में, और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं, चीफ जस्टिस जो बनते हैं, वो बनते हैं एलिजाबेथ इम्पे, सॉरी एलिजा इम्पे, एलिजाबेथ नहीं, है ना, एलिजा इम्पे क्या बनते हैं इसके चीफ जस्टिस, कौन, कलकत्ता हाई कोर्ट के। ठीक है, इसके अलावा अब पैसा टैक्स कलेक्शन करना है, तो टैक्स कलेक्शन के लिए कलेक्टर का पद सृजित होता है ना। देखो कलेक्टर का पद क्यों सृजित हो रहा है, देखो यहाँ पर इतिहास क्या रहा, राजस्व वसूली के लिए, है ना, राजस्व वसूली के लिए क्या होता है, यहाँ पर कलेक्टर का पद पहली बात सृजित होता है। क्लियर, चीजें समझ में आई। इसके अलावा अब मैंने बोला ना कि कंपनी पर नियंत्रण कर रहे हैं, तो क्या कर दिया, कंपनी, है ना, के कर्मचारियों, है ना, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस, है ना, इनको क्या कर दिया गया, बिना लाइसेंस निजी व्यापार क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। इसके अलावा क्या प्रतिबंध इन पर डाले गए, तो सेकंड जो प्रतिबंध था, है ना, ये प्रतिबंध, है ना, आप निजी व्यापार करने लग गए थे तो बिना लाइसेंस आप निजी व्यापार नहीं कर सकते भैया, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नियम कानून के अनुसार चलो। इसके अलावा भारतीयों से लेन देन, है ना, या, है ना, उपहार लेने या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, समझ में आया। तो कंपनी पर नियंत्रण के लिए ये चीज लाई गई, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें प्रावधान क्या क्या रहे, तो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बिना लाइसेंस निजी व्यापार पर बैन लगा दी कर्मचारियों को, इसके अलावा उपहार नहीं ले सकते, ना ही रिश्वत ले सकते हो। इसके अलावा और क्या हुआ कि बंगाल का जो जी था वो जीजा बन गया, गवर्नर जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो कौन था पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स था, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी भी दी गई इसको, है ना। और बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत बाकी जो 2 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई और मद्रास, उसको इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, अभी भी विधि बनाने की शक्ति इनके पास है, अभी ली नहीं गई है, अभी आगे आगे देखेंगे आप, इनकी शक्तियां ली जाएंगी। अब देखो कलकत्ता में हाईकोर्ट का प्रावधान था 1774 में स्थापित भी हो जाता है, और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, इसके अलावा टैक्स वसूलने के लिए जिलों में, है ना, कलेक्टर का पद सृजित किया गया, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि बिना लाइसेंस व्यापार और उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया इनको, ब्रिटिश कर्मचारियों को। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई आपको, क्लियर हुआ डाउट? जी सर। थोड़ा सा डिटेल है ना, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन तुमको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक सोच मिलेगा कि चीजें कैसे संचालित हो रही हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म याद करने के लिए ठीक है, आप चाहें तो इसको 4 लाइन 5 लाइन में समेट कर आप डायरेक्ट संवैधानिक इतिहास 1773 से चालू कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाना है। लेकिन जो रफ नोट्स होगा, है ना, रफ नोट्स में ये चीजें आप मेंशन करेंगे जितना मैंने आपको बताया है। फेयर नोट्स जरूर आपका शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको कहानी पता होनी चाहिए कि चीजें क्या रही। ठीक है, आजकल जो आंसर राइटिंग आया वैसा नहीं होना चाहिए मेंस का, है ना, आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आगे जा रहे हो तो आप एक स्किल लेके जाएं आगे, है ना। चलिए, फिर इसके बाद
एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। नॉर्मली इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में। ठीक है, रेगुलेटिंग ये लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए। ठीक है, कौन सा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अब क्या था, अभी जो अधिकार थे विधि बनाने के, आपको पता है कि 1726 में आपको जो राजलेख रहता है उसमें विधि बनाने की शक्ति रहती, तीनों प्रेसिडेंसीज को। इसमें क्या किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो विधि बनाने की जो शक्ति थी, है ना, इसकी विधि बनाने की शक्ति जो थी, है ना, इसकी आपकी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की, है ना, वो क्या कर ली गई, छीन ली गई इनसे। और किसको दे दी गई, छीन के दे दी गई, किसको, बंगाल के, बंगाल प्रेसिडेंसी को, बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, क्लियर। तो अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या करेगा, इनके लिए विधि बनाएगा। ठीक है, बंगाल सरकार बनाएगी, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है वो बनाएगी, किसकी, किसके लिए, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए, है ना। और इसके अलावा और बदमाशी की गई। अब चूंकि केस अगर गवर्नर जनरल के खिलाफ हो जाए या उसके सदस्यों के खिलाफ हो जाए तो क्या होगा, तो इनको ना न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होती है, अधिकार क्षेत्र होता है, उससे मुक्ति दे दी गई। किसको, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इससे मुक्त हो गए। न्यायिक अधिकारिता से मुक्त हो गए, यानी इनके केस पर सुनवाई, ऐसा नहीं है कि ये पूरा छूट हो गया इनको, इनकी केस की सुनवाई भारत में नहीं होगी, है ना। सुप्रीम जो हाई कोर्ट आपने स्थापित किया था, केंद्रीय न्यायालय स्थापित किया था, उसकी अधिकारिता से यहाँ आपको छूट मिल जा रही है। लेकिन ऐसा छूट नहीं मिल रहा है कि पूरा पूरा, आपको यहाँ छूट मिल रहा है, आपकी सुनवाई इंग्लैंड में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, तो देखो इस समय ये भी एक चार्टर ही है ना बेटा, ये सभी एक चार्टर है। चूंकि इसको जारी किया था इस समय प्रधानमंत्री जो था वो था कौन, पिट्स, है ना। क्या था यहाँ पर, ब्रिटिश पीएम जो था वो था कौन, पिट, है ना। तो जो पिट था उसी के नाम पर आवाज आ रही है आपको, जी सर। स्क्रीन दिख रहा है, जी सर। ठीक है, दिख रहा है ना लिखता हुआ। चलिए, तो क्या होता है कि यहां पर जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे विलियम पीट। और विलियम पीट जो थे, विलियम पीट, चूंकि इन्होंने चार्टर जारी किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, पीट्स का इंडिया के लिए एक्ट कहते हैं। इनकी एक क्वालिटी ये थी कि ये बहुत ही कम उम्र के, सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पीएम थे, केवल 24 वर्ष के थे ये, है ना। 24 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, ब्रिटिश पीएम बनते हैं। अब तक के सबसे यंगेस्ट पीएम थे ब्रिटिश, जो टेरिटरी थी या ब्रिटेन जो थी उसकी। अब एक्चुअल में ये घटना क्या होती है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर पीट्स इंडिया जो एक्ट है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में है। ठीक है, किसके, वॉरेन हेस्टिंग्स के। हमने अभी देखा था
की जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट है ना, वहां पर भी कौन था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स था, तो उसके ही शासनकाल में आता है। होता क्या है, इसका बैकग्राउंड पर हम जा रहे हैं। ये पहला मामला था है ना, कि भारत के किसी मामले के कारण इंग्लैंड में क्या होना पड़ा था, सरकार गिर गई थी। अब मैं कारण बताता हूं होता क्या है, घटना क्या होती है। एक ना 1783 में डंडास अधिनियम और नवंबर 1783 में, ये चूंकि मिलीजुली सरकार थी यहां पर, तो फॉक्स का भारतीय विधेयक आता है। 83 में डंडास अधिनियम और नवंबर 83 में फॉक्स का भारतीय विधेयक आता है। अब यह विधेयक जब आता है कहां पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आता है ना, उच्च सदन में आता है इनके, तो यह विधेयक पारित नहीं हो पाता है, गिर जाता है यह विधेयक, है ना, पारित नहीं हो पाया। अब पारित नहीं हो पाया तो हमको पता है कि जब भी कोई, चूंकि भारत में भी सेम प्रावधान है कि जब भी कोई कानून कोई सरकार है ना लाती है और वो पारित नहीं हो पाती है, तो किसको इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और यह होता है ना, जब सदन में बहुमत नहीं मिल पाता तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो गठबंधन सरकार होती है वहां पर, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यह पहला मामला था, है ना। रीजन क्या था, डंडास अधिनियम और इंडिया, है ना, विधेयक, या भारतीय विधेयक, किसका, फॉक्स का। ये दो भारतीय विधेयक, ये दोनों क्या हो जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये विधेयक पारित नहीं हो पाते। और इस कारण ये पहला मामला था, है ना, पहला मामला जिसमें भारत मामलों के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, किसकी सरकार थी इसमें, कौन सी सरकार इस्तीफा देती है, किसकी कौन सी सरकार है, तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स, इसकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे कम उम्र में ब्रिटिश पीएम बनता है कौन, विलियम पीट, और उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, अब इस पीट्स इंडिया जो एक्ट है ना, इसके प्रावधान क्या क्या थे। ठीक है, अब देखो, इसमें मैं तुमको प्रावधान जो बताऊंगा, है ना, किसमें, पीट्स इंडिया एक्ट के, उसको पहले बताने से पहले 1784 में ही आता है ना। इसको बताने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें बता दूं कि अब भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व को दर्शाने वाला या दावा करने वाला पहला दस्तावेज, याद रखना। ठीक है, क्या, ब्रिटिश क्राउन के क्या, भारत स्वामित्व को दर्शाने वाला पहला दस्तावेज क्या था, पहला दस्तावेज था, फर्स्ट फाइल था, जो क्या कर रहा था, भारतीय स्वामित्व क्षेत्र को दर्शा रहा था। किसका स्वामित्व क्षेत्र, ब्रिटिश क्राउन के भारतीय स्वामित्व क्षेत्र को दर्शाने वाला, ये दावा करने वाला, ये पहला दस्तावेज था कौन, ईस्ट इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट में बातें क्या क्या थी, तो अगर मैं प्रिसाइज कहूं तो बीओसी और बीओडी का गठन होता है। अब बोलोगे सर ये बीओसी बीओडी है क्या, देखो अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, निदेशक मंडल होता था, कहां पर, ब्रिटेन में होता था, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे, है ना, व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलाप वो एक साथ संचालित हो रहे थे, इन दोनों को ना अलग कर दिया गया।
अब जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, यथावत जैसे देख रहा था वैसे ही देखेगा। राजनीतिक अधिकार के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल नाम दिया जाता है। तो बीओसी का गठन हो रहा है एक्चुअली, बीओडी तो जस्ट करता है, तो बीओसी का गठन होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का, है ना। इसमें क्या होता है, राजनीतिक अधिकार इनको दिए जाते हैं। भारत में राजनीति पर नियंत्रण कौन स्थापित करेगा, बीओसी करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में भारत में शासन के द्वैध शासन आ गया, समझ लो। मैं इस शब्द का प्रयोग ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि द्वैध शासन तुमको आगे देखने को मिलेगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ड्यूल यहां पर क्या हो गए, रूलर हो गए किस पर, भारत पर। एक बीओसी और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, है ना। जो प्रमुख चीज रही, यही क्वेश्चन पूछता है, पीट्स इंडिया एक्ट में बीओसी बीओडी का गठन हुआ। कंपनी पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक जो नियंत्रण है वो किसको दिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसमें दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण थी, इसमें आपके जो पीट्स इंडेक्स जो रहा, उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी वह यह थी कि गवर्नर जनरल जो है वे क्या कर सकता था, प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस चार्टर में यह प्रावधान किया गया कि क्या गवर्नर जनरल जो है वो क्या कर सकता है, प्रांतीय सरकार को बस बर्खास्त कर सकता है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, है ना, पहले 4 थी, सदस्यों की संख्या 4 थी, उसको कितना कर दिया गया, 3 सदस्य हो गए, ठीक है। पहले सदस्य कितने थे, 4 थे, 3 कर दिया गया, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्यों है, ये सदस्य परिषद जो सदस्य होते थे ना, ये प्रांतों के सेनापति बनाए जाते थे, ठीक है। इनमें से एक को क्या बनाया जाता था, प्रांतों का सेनापति बनाया जाता था, तो इसीलिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो पहले 4 होते थे, अब इसको कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है ना, अब नियुक्ति जो है वो किसके पूर्व अनुमति से, तो सरकार के पूर्वानुमति से होगी, किसी को भी नियुक्त नहीं करेंगे, यहां पर सरकार की पूर्वानुमति से ही नियुक्त होगा, ठीक है। हो गया, तो ये चीजें थी यहाँ पर पीट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ब्रीफली हमने तो नहीं देखा है, लेकिन हमने बहुत जो इम्पोर्टेंट है चीजें वो वहां से कवर की, ठीक है। तो आज यहाँ पर यही पर खत्म करते हैं। मैं चाहूँ तो इस क्लास को हम कुछ समय में खत्म कर सकते हैं, एक क्लास में खत्म हो जाएगी पूरी भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने की चीजें कैसे संचालित हुई, क्या क्या घटना हुई, है ना। तो इसीलिए क्लास लंबी चली है, ठीक है। एक और लेक्चर आएगा, इसमें हम आगे जो चीजें हैं उसको देखेंगे और वो उसमें हम यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना।